और आप उसको अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सेस करना चाहते हो, जैसे अगर आपने var की उस वैल्यू को प्रिंट करा तो क्या होगा आपके पास। तो बेसिकली फिर जब मैंने यहाँ पे एक वैल्यू बना दिया था var एज करके एज 6 कर दी थी, और फिर अगर मैं उसे प्रिंट करती तो मुझे पता है कि मेरा आंसर क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा। क्यों? क्योंकि var एज की वैल्यू तो अंदर डिफाइन है ना, 6 वैल्यू। हमारे पास ऊपर थोड़ी डिफाइन है कि आपके पास सॉरी मतलब ग्लोबल डिफाइन थोड़ी 6 की वैल्यू असाइन है, तो इसलिए आपके पास अनडिफाइन आंसर आएगा। प्रिंट करके देखते हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट दिस। तो मैंने यहाँ पे लिख लेती हूँ कमांड टी एस सी। तो जैसे ही आप उसको प्रिंट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि वो जो बार है उसकी सिर्फ वैल्यू ऊपर जाके डिक्लेयर हुई है, कोई इसके अंदर आप जब तक इनिशियलाइज नहीं करेंगे उसे, वो इनिशियलाइज नहीं हो सकता। तो इसे सिंपली कहते हैं होइस्टिंग, कि कोई भी आप वेरिएबल वार से डिक्लेयर करें कहीं भी, वो खुद ब खुद चला जाता है फर्स्ट पे और उसको सिंपल क्या कर देता है, डिक्लेयर कर देता है और ग्लोबल बना देता है, ताकि अब आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका सिंपल मेरे पास एक फर्स्ट एमसीक्यूज है, वो क्या है भाई, व्हाट इज होइस्टिंग। तो भाई क्या है होइस्टिंग, मूविंग अ फंक्शन एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप। तो भाई नहीं, सिर्फ फंक्शन नहीं हो सकता, फंक्शन को थोड़ी ना आप ऊपर लेके जाएंगे, सिर्फ वेरिएबल जो डिक्लेयर है उसे आप ऊपर ले जा सकते हैं। और नेक्स्ट भी ये लिखा हुआ है, मूविंग अ फंक्शन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप। सो नो, मूविंग ऑल द कोड टू द टॉप ऑफ द फाइल। तो इसका आंसर भाई हमारे पास गलत लिखा हुआ है। अगर तो मैं इसको ये कर दूं कि मूविंग अ फंक्शन टू टॉप ऑफ देयर स्कोप और वेरिएबल डिक्लेयर टू द टॉप ऑफ द स्कोप, तो ये फिर हमारा सही हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। मैंने क्या करा, पहले कंसोल डॉट लॉग एक्स करा, फिर उसके नीचे var का वेरिएबल डिक्लेयर करके वो वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 10। अब क्या होगा, var x तो फर्स्ट पे चला जाएगा लेकिन 10 की वैल्यू फर्स्ट पे नहीं जाएगी, तो अभी भी x क्या आएगा, अनडिफाइंड प्रिंट होगा। तो द आंसर इज अनडिफाइंड। अब इसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ होइस्टिंग विद एग्जांपल। हाउ डज होइस्टिंग इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद var let and const। अगर तो मैं लेट को ऊपर ले जाऊंगी तो क्या होगा, वार को ले जाऊंगी तो क्या होगा, कॉन्स्ट। और होइस्टिंग हमें पता है सिर्फ वार में होती है, तो इसलिए सिर्फ वार को ऊपर लेके जाके इफेक्ट पड़ेगा, लेट और कॉन्स्ट से कुछ नहीं होता, वो तो ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल्स खुद बन जाते हैं अगर आप उन्हें ऊपर लिख दें तो। बेसिकली वार खुद ब खुद ग्लोबल बन जाता है, लेट और कॉन्स्ट नहीं बनते। तो इसलिए लेट और कॉन्स्ट का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वार से पड़ेगा। वार से आप कोई भी वेरिएबल बनाएंगे तो वो खुद ब खुद फर्स्ट पे चला जाएगा और ग्लोबल बन जाएगा। Here is a question that having error। तो भाई क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कंसोल में ऊपर सम लिखा हुआ है। टाइप स्क्रिप्ट हमेशा भाई शुरू से आखिर तक पढ़ती है, मतलब ऐसा नहीं बीच बीच में से टाइप रीड करती है, तो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन इस तरह से करती है। अब सम मैंने ऊपर ही लिख दिया, फंक्शन मैंने फंक्शन बनने से पहले ही कॉल कर दिया, तो इसलिए एरर आ गया मेरे पास। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस console डॉट लॉग को फंक्शन के बाद लिखना पड़ेगा, तो मेरा एरर चला जाएगा। सही है ना। इस फंक्शन को मैं
क्या करेंगे भाई, हम इसको नीचे लिख देंगे या फिर हम इसकी वैल्यूज को नीचे इनिशियलाइज कर देंगे। तो ये होइस्टिंग होती है। सो वन थिंग व्हाट आई हैव टोल्ड इज, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई कि भाई फंक्शन की भी होइस्टिंग हो सकती है, जैसे वेरिएबल्स की हो सकती है, बट फंक्शन में क्या होता है कि आप ऊपर फंक्शन तो कॉल कर सकते हैं, यानी मैं यहाँ पे सम का फंक्शन तो कॉल कर सकती हूँ, बट मैं इसके अंदर कोई वैल्यू अगर असाइन कर दूंगी, मतलब ये नंबर 10 और 20, तो मुझे एरर देगा। मैं इसमें ऊपर मेरा फंक्शन तो होस्ट हो सकता है कि खुद ब खुद फंक्शन ऊपर जाके कॉल हो जाए, लेकिन मैं इसमें वैल्यूज असाइन नहीं कर सकती। जैसे वेरिएबल खुद ब खुद ऊपर जाके असाइन हो जाता है, तो मैं उसे असाइन कर सकती हूँ, लेकिन उसमें वैल्यूज नहीं रख सकती। इसी तरह इसमें भी मैं फंक्शन ऊपर जाके मेरा खुद ब खुद कॉल तो हो जाएगा, सम मेरा फर्स्ट लाइन पे तो चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसमें वैल्यूज पुट कर दूं। तो यहाँ पे भी जो मेरी गलती हो गई कि यहाँ पे मेरे पास सही लिखा था कि आप फंक्शन को डिक्लेयर ऊपर कर सकते हैं, वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस वाज अ कंफ्यूजन डन बाय मी। मैंने अभी से क्लियर कर दिया है कि भाई याद रखना है कि फंक्शन की भी होस्टिंग होती है, यानी जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं, मतलब फंक्शन लिखते हैं, तो उसका भी कॉल, मतलब वो कॉल खुद ब खुद फर्स्ट पे जाके हो जाता है और वो होस्ट हो जाता है, यानी वो सबसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड होस्टिंग। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज मॉड्यूल्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। भाई हम इंक्वायरर्स जैसे कि पढ़ते हैं, हमारे पास इंक्वायरर्स हैं, एक मॉड्यूल है हमारे पास इंक्वायरर, जो हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट वो चीजें करी जाती हैं जो मतलब आपके पास किसी दूसरी फाइल्स में पहले से बनी हुई है और मैं उन्हें इंपोर्ट करना चाहती हूँ, अपनी फाइल में उन्हें डालना चाहती हूँ, तो हम सिंपली किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंपोर्ट लिखते हैं और फिर उस मॉड्यूल का नाम लिख देते हैं, और जहां से उसे इंपोर्ट करना चाहते हैं उस फाइल का नाम लिख देते हैं। सही है, इस तरह आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जो आप चीज इंपोर्ट करेंगे किसी और फाइल में जाके, तो वो आपने अपनी पिछली फाइल में कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करी होगी भाई। जैसे आप यहाँ से कोई भी चीज, आप फॉर एग्जाम्पल आपने पाकिस्तान से कोई भी चीज वहां पे खरीदी जाके, तो वो यहाँ की एक्सपोर्ट हुई भी आपने खरीदी। तो इम्पोर्ट तो जब भी चीज हो सकती है ना, जब जब वो एक्सपोर्ट हो गई हो। तो क्या होता है आपके पास, आप टाइप स्क्रिप्ट में फाइल्स को सबसे पहले एक्सपोर्ट के कीवर्ड से एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें आप फंक्शंस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्लासेस को कर सकते हैं, वेरिएबल्स को कर सकते हैं, और फिर उन्हें दूसरी फाइल में यूज करने के लिए आप दोबारा दोबारा फाइल नहीं बनाए ना फंक्शन बनाए, आप क्या करो, पूरी फाइल को दोबारा यूज करने के लिए या कोई फंक्शन उस फाइल का यूज करने के लिए आप इंपोर्ट का कीवर्ड यूज करते हो और उससे आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट या सॉरी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, so modules in TypeScript are used to organize code into separate file and reuse code across different part of application। यानी आपने एक फाइल में पूरा कोड लिख दिया, फिर आप उसे कहीं भी यूज करना चाहते हैं तो इसे सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक इंक्वायरर भी मॉड्यूल होता है, जो आपकी कहीं ना कहीं किसी और डेवलपर ने किसी पैकेज में किसी फाइल में बनाया हुआ होता है, जिसे आप पहले इंस्टॉल कर लेते हैं उस पैकेज को, यानी उस फाइल को जहां वो बना हुआ होता है इंक्वायरर, और फिर उसे आप अपने फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, इंक्वायरर को का कोड लिखना सबको पता होगा भाई। इंक्वायरर को आप कैसे लिखते हैं, प्रॉम्प्ट में करके आप अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नेम और टाइप लिखते हैं और मैसेज लिखते हैं, और आप उसके अंदर चॉइसेस और ये सब चीजें भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, देन देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन रन द कोड, और आप इंक्वायरर से क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं अपने प्रोग्राम में। कोई भी अगर आप इनपुट लेना चाहें यूजर से, डायनामिक इनपुट्स, तो आप वो इंक्वायरर से ले सकते हो। ठीक है, इंक्वायरर की एक पूरी एग्जाम्पल और एप्लीकेशन मैंने एक वीडियो में रिकॉर्ड करके करी हुई है, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। बाकी इंक्वायरर बहुत सिंपल सी चीज है भाई, कि आप कभी भी अपने यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो आप इंक्वायरर यूज करते हैं। इसी तरह एक चौक नाम का मॉड्यूल होता है जो आप इंपोर्ट करते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे इंपोर्ट करते हैं, उससे आप कलर चेंजिंग स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने कोड में। ठीक है, तो विच एक एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। तो क्या एमसीक्यूज है भाई, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सपोर्ट अ फंक्शन फ्रॉम अ मॉड्यूल इन टाइपस्क्रिप्ट। तो भाई एक्सपोर्ट का फंक्शन यूज होता है। सही है,
अच्छा, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू इंपोर्ट अ फंक्शन? तो भाई सिंपल इंपोर्ट का फंक्शन यूज होता है। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल से दिया हुआ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राइट अ टाइपस्क्रिप्ट मॉड्यूल दैट एक्सपोर्ट अ फंक्शन to calculate the area of circle. Import this function into another file and use it to calculate the area of given radius. बोला कि भाई एक फाइल बनाओ जिसमें क्या हो रहा हो, फंक्शन बना हुआ हो एरिया एरिया कैलकुलेट करने का। ठीक है, फिर एक अलग फाइल बनाओ, उसमें जो है ना लिखा हुआ हो कि मतलब रेडियस दिया हुआ उसमें। एरिया में एरिया कैलकुलेट करने के लिए सर्कल को आप क्या करते हैं, 2 × रेडियस करते हैं ना। तो वही रेडियस दिया हुआ होगा उस फाइल में, और सिंपली आप उस फंक्शन को जो आपने एक्सपोर्ट करा है इंपोर्ट करेंगे अपनी फाइल में, और क्या करोगे, सिंपली आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसका कोड लिखते हैं ताकि समझ आ जाए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे होता है। तो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। आई एम गोइंग टू VS कोड। अब मुझे यहाँ 2 फाइल्स बनानी है। ठीक है, तो मैं 2 फाइल्स बना लेती हूँ। ठीक है, फर्स्ट फाइल का नेम मैं रख लेती हूँ सर्कल रेडियस। सही है, .ts। एक और फाइल मुझे बनानी है, उसका नाम क्या रख लेते हैं, रेडियस .ts। ठीक है, सबसे पहले हम सर्कल डॉट रेडियस वाली फाइल पे काम कर लेते हैं। ये वो फाइल है जिससे कि मैं एक्सपोर्ट करूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने अपना फंक्शन बनाया कि फंक्शन क्या करता है। एक फंक्शन का क्या काम था, फंक्शन का काम क्या था कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है भाई, अब सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए उसे क्या इनपुट चाहिए होगा, एक रेडियस चाहिए होगा जो कि होगा नंबर में, और फंक्शन भी किस में होगा, नंबर में। देन रिटर्न क्या कर देगा, मैथ डॉट टू को क्या भाई रेडियस का फॉर्मूला, सॉरी एरिया का फॉर्मूला होता है। अच्छा, फंक्शन का नाम तो मैंने लिखा ही नहीं, एरिया। नहीं भाई, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट पाई। हमारे पास एक फंक्शन एक क्लास बनी हुई है मैथ की, तो जो पाई होता है ना वहाँ पर 3.142 आपके पास एक पाई की वैल्यू होती है जिससे आप रेडियस कैलकुलेट करते हैं। तो वो डायरेक्ट हमें मैथ डॉट पाई में मिल जाती है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। हम डायरेक्ट सिर्फ मैथ की क्लास को लिखते हैं और डायरेक्ट पाई को कॉल कर लेते हैं। इससे क्या होता है, आपकी मैथ की क्लास की जितनी भी वैल्यूज होती हैं आप उन्हें डॉट करके कॉल कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट से हम वैल्यूज कॉल करते हैं ना ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज को, इसी तरह इसमें भी हम वैल्यू को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, मेरे फंक्शन का काम क्या है कि भाई रेडियस इनपुट लेगा और भाई 2 से रेडियस को मल्टीप्लाई करेगा और पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एरिया मिल जाएगा मुझे, सिंपल। अच्छा, अब मुझे इस फंक्शन को करना है एक्सपोर्ट। तो जिस फंक्शन को आपको एक्सपोर्ट करना होता है उससे पहले लगा देते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, अब लगा दिया मैंने इसके साथ एक्सपोर्ट का फंक्शन। ठीक है, मैं चाहती हूँ इस फंक्शन को मैं एक्सपोर्ट कर दूं एक दूसरी फाइल में। अब मेरी दूसरी फाइल कौन सी है, रेडियस डॉट टीएस की। इसमें सबसे पहले जो है मैं चाहती हूँ कि मैं अपने उस फंक्शन को इम्पोर्ट कर लूं जो मैंने वहां एक्सपोर्ट करा था। तो मेरे फंक्शन का नाम क्या था, एरिया मेरे फंक्शन का नाम था।
तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेती हूँ और अब जिस भी फंक्शन को आपको एक इंपोर्ट करते हैं आप इस तरह से किसी दूसरी फाइल से, तो आप लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स और उस एक्सपोर्ट सॉरी मतलब जो भी आपने इंपोर्ट करना होता है उसका आप नेम लिख देते हैं। कोई फंक्शन अगर इंपोर्ट करना है तो उसका नेम लिख देते हैं सिंपली, ठीक है। और किस फाइल से इंपोर्ट करा भाई वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो उस फाइल का नेम लिखने के लिए क्या करते हैं, तो भाई हमें जैसे मैंने इंपोर्ट कर लिया एरिया को, अब भाई कहाँ से इंपोर्ट करा है ये भी तो लिखना पड़ेगा। तो भाई जब कहाँ से इंपोर्ट करा है भाई फ्रॉम लिख दिया। अब इन्वर्टेड कॉमास, डॉट लगाते हैं, स्लैश लगाते हैं और अपनी फाइल का नाम लिख देते हैं जो अभी मेरे पास मौजूद है ना, देखो उसका नाम भी आना शुरू हो गया। क्या लगाया, डॉट स्लैश और फाइल का नेम आ गया जहां से मुझे करनी थी अपनी फाइल को इंपोर्ट। अब मैं सिंपल इसे यूज कर सकती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करा। मैंने सिंपल क्या करना है भाई, मेरा फंक्शन यहाँ बना हुआ था जो क्या कर रहा था भाई, रेडियस फाइंड आउट कर रहा था। यहाँ मैं रेडियस दे देती हूँ, लेट रेडियस इक्वल्स टू 4, और या फिर डायरेक्ट मैं क्या करती हूँ फंक्शन ही कॉल कर लेती हूँ ना। तो मेरा फंक्शन का नाम क्या था, एरिया। इसमें क्या क्या पास करना था मुझे, रेडियस। इसको मैं सेव कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव करा। प्रिंट करके देखते हैं भाई एरिया प्रिंट हुआ है या नहीं। सॉरी, ए में सेव करा है ना मैंने अपने फंक्शन जो कॉल करा है। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस। जस्ट अ मिनट, ये बार बार टर्मिनेट हो रहा है, बट लेट मी ट्राई टू डू समथिंग। इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कर लेते हैं। अच्छा, अब तो जो मैं फाइल रन करने वाली हूँ वो मेरे पास कौन सी है, रेडियस डॉट टी एस ना। तो भाई रेडियस डॉट टी एस वाली फाइल को ही रन करना है हमें। नोड रेडियस डॉट जेएस, क्योंकि भाई मेरी फाइल का दूसरी फाइल का नाम है रेडियस जो मुझे अभी रन करनी है ना, तो फिर मैं उसको ही जाहिर सी बातें लिख लूंगी। तो सिंपल मेरे पास यहाँ रेडियस प्रिंट हो गया। आई नो ये बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन आई एम सॉरी कि अभी मैं इसको जूम आउट नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास रेडियस प्रिंट हो गया। अच्छा, अब आप ये भी कहते हो, कह सकते हो कि यार फंक्शन तो यहाँ भी लिखते और फिर हम उसे यूज करते रहते कितनी भी दफा, तो फाइल दूसरी भी क्यों बनाई भाई। यहाँ पे सिर्फ फंक्शन नहीं, यहाँ पे मैं और दूसरी चीजें भी लिखती और उनको भी इम्पोर्ट कर एक्सपोर्ट कराना चाहती तो करा लेती एक दफा में ही। कितनी भी मतलब पूरी फाइल मुझे एक्सपोर्ट करानी है, यहाँ पूरा मैंने क्लास बनाई हुई है उसको मुझे एक्सपोर्ट कराना है, तो इस तरह से मैं इंपोर्ट यहाँ पे करा लेती और फिर उसे अपना आगे यूज करती रहती। इसी तरह आप अपने मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कराते हो अपने प्रोग्राम में, ठीक है। नाउ हियर इज अ डीबग क्वेश्चन भाई, इसमें क्या है कि एक्सपोर्ट फंक्शन बनाया है भाई, यहाँ एक्सपोर्ट करा फंक्शन, सही है। फिर मेन डॉट टीएस में आके मैंने क्या गलती की हुई है, मैंने अपने फंक्शन का नाम लिखा ऐड फ्रॉम इंपोर्ट। आई थिंक इसमें तो कोई भी एरर नहीं है बिकॉज हमारी फाइल का नाम भी सही है, इंपोर्ट फ्रॉम भी सही है, तो भाई इसमें कोई भी एरर नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली राइट। कभी कभी ऐसे भी होता है एरर नहीं होते, बस आपको बोले जाते हैं चेक करो एरर है या नहीं। तो इसमें बिल्कुल कोई एरर नहीं है। देखो आपके फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, फ्रॉम आपका पाथ लिखा हुआ है, आपकी पाथ का नाम क्या था भाई, मैथ नाम था, नेम लिखा हुआ है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। Now the next topic is, and the second last topic is errors. So what is error? एरर आपके पास बेसिकली तीन तरह के आते हैं टाइप स्क्रिप्ट में।
सिंटेक्स एरर, टाइप एरर, असाइनमेंट एरर। सिंटेक्स एरर क्या होता है? ऐसा एरर जो आपने लिखने में गलती कर दी, यानी जो सिंटेक्स होता है, जैसे भाई इफ का सिंटेक्स क्या है, इफ लिखते हैं कर्ली राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर कंडीशन और फिर कर्ली ब्रैकेट, उस सिंटेक्स में अगर कोई गलती आ गई तो वो है सिंटेक्स एरर। फिर होता है टाइप एरर, यानी कि भाई मैंने लिखने में, फंक्शन का नाम लिखने में या फिर कोई ऐसी डेटा टाइप लिखने में गलती कर दी, तो वो हो जाएगा टाइप एरर। असाइनेबिलिटी एरर कौन सा होता है कि मैंने डेटा टाइप बोली कि इसमें नंबर रखा जाएगा, वैल्यू में नंबर रखा जाएगा, सॉरी इस वेरिएबल में नंबर रखी जाएगी, इसकी डेटा टाइप नंबर है, लेकिन मैंने रख क्या दी, इसमें स्ट्रिंग रख दी, तो वो हो जाएगा आपके पास असाइनेबिलिटी एरर। तो एमसीक्यू क्या है भाई, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज थ्रोन व्हेन अ वेरिएबल इज यूज्ड बिफोर इट्स डिक्लेरेशन। भाई कौन सा एरर होता है जब आपके पास वेरिएबल बिफोर इट्स डिक्लेरेशन यूज हो जाए? तो सिंपल भाई हमारे पास होगा टाइप एरर। जब भी आपके पास वैल्यू बिफोर डिक्लेरेशन हो जाए तो जाहिर सी बात है वो आपके पास टाइप एरर होगा। What is the output of the following script code? यहाँ मेरे पास एक कोड लिखा हुआ है, मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ ताकि समझ आए। तो भाई कोड क्या लिखा हुआ है कि लेट एक्स नंबर हेलो और लॉग एक्स करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या एरर आएगा? एरर क्यों आएगा मेरे पास? क्योंकि भाई यहाँ पे डेटा टाइप नंबर लिखी हुई है और मैंने यहाँ पे क्या सेव कर दिया, स्ट्रिंग सेव कर दिया, तो मेरे पास यहीं पे एरर आ जाएगा। और एरर कौन सा आएगा? मतलब आपके पास उसी वक्त एरर दिखा देना, तो आपको असाइनेबिलिटी एरर उसी वक्त दिखा देगा। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। अब इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्या भाई, राइट अ टाइप स्क्रिप्ट कोड, ठीक है, राइट द टाइप स्क्रिप्ट कोड दैट इंटेंशनली इंट्रोड्यूस अ टाइप एरर, मतलब जिसमें कोई टाइप एरर आ जाए तो फिर आप उसे ठीक कर लो। तो आप इसको तो खुद भी कर सकते हैं, एरर्स आपके आते हैं, आप अपना कर्सर एरर पे लेके जाते हो तो खुद ब खुद पता चल जाता है एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या एरर है देख लेते हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि भाई लेट वैल्यू नंबर, तो भाई मैंने क्या करा, गलती से इस नंबर में लगा दिए इन्वर्टेड कॉमास, तो इसलिए मेरे पास क्या आ गया, साइनेबिलिटी एरर आ गया। अच्छा, बीच में एक टॉपिक थोड़ा मिसिंग हो गया, वो क्या था, अननोन वेरिएबल्स, अनडिफाइंड, नल। ये 3 चीजें मुझे बतानी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछी जाती है। तो मैं इसको सिंपली यहीं पर बता देती हूँ। अनडिफाइंड क्या होता है? अनडिफाइंड बेसिकली वो चीजें, जैसे आपने यहाँ पे लिखा लेट ए, यहाँ मैंने लेट ए कर दिया, लेकिन इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, तो क्या होगा, इसकी इसकी जो वैल्यू होगी वो खुद ब खुद क्या डिफॉल्ट में बन जाएगी, अनडिफाइंड बन जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी अनडिफाइंड। अच्छा, एक होती है डेटा टाइप नल। इस नल डेटा टाइप का मतलब है कि अब इसके अंदर सिर्फ नल वैल्यू असाइन होगी। एक वेरिएबल बनाया ए, इसकी डेटा टाइप रखी नल, अब इसके अंदर इस नल वर्ड के अलावा कुछ असाइन नहीं हो सकता। नल का मतलब खाली नहीं है, इसमें नल का मतलब है NULL नल। बस सिर्फ ये इसलिए दिखाने के लिए कि ये जगह अब इसमें कुछ और नहीं आएगा, इसमें सिर्फ नल आएगा, ठीक है। इसमें कोई डेटा टाइप की वैल्यू कुछ असाइन नहीं हो सकता, ना चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं क्या करूं, मैं इस ए की वैल्यू को 3 कर दूं या खाली है तो चेंज कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक मेरे पास डेटा टाइप होती है अननोन की, तो उसमें मुझे पता नहीं होता कि किस टाइप की वैल्यू आने वाली है, तो इसलिए आप उसमें किसी भी टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे 3 चीजें बतानी थी। अनडिफाइन क्या, अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं करी तो उसकी डिफॉल्ट में अनडिफाइन आ जाता है। और नल का मतलब खाली नहीं है, नल का मतलब है कि NULL नल यहाँ पे सेव।
अननोन मतलब मुझे पता ही नहीं है इसके डेटा टाइप क्या है, तो मैं इसमें किसी और डेटा टाइप की वैल्यू भी असाइन कर सकती हूँ। और एक आपके पास डेटा टाइप होती है एनी। एनी का मतलब क्या है, इसमें किसी भी तरह की डेटा टाइप असाइन हो सकती है, इक्वल्स टू एनी। अब इसमें किसी भी टाइप की डेटा टाइप असाइन हो सकती है, स्ट्रिंग हो या नंबर हो, कुछ भी हो सकता है इसमें असाइन, ठीक है, बुलियन हो। सो दिस इज बेसिकली दो तीन मतलब ये आपकी बातें हैं, अननोन याद रखना, नल याद रखना और अनडिफाइंड याद रखना, ठीक है। Now let's move to our last topic, that is asynchronous JavaScript, a very important topic that we all are saying। भाई आपने Discord पे भी सुना है, हर जगह सुना है कि भाई asynchronous JavaScript वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आने वाला है और ये डिफरेंट भी टॉपिक है। तो भाई asynchronous JavaScript में कुछ बहुत थोड़ी सी चीजें जो जैसे मतलब जो इम्पोर्टेंट मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास asynchronous JavaScript में क्या होते हैं, कॉल बैक फंक्शंस होते हैं। तो कॉल बैक फंक्शंस क्या करते हैं कि अगर आपको कॉल बैक फंक्शंस आपके पास होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक अगर आपने फंक्शन बना लिया, अब आप उसके अंदर वैल्यूज को चेंज करके दोबारा रिटर्न करना चाहते हैं, तो जैसे सबसे पहले बता देती हूँ सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या फर्क है। भाई सिंक्रोनस क्या, जो सिंपली रन हो जाते हैं। एसिंक्रोनस क्या, जो आपको फंक्शंस रन होने में देर लगा रहे होते हैं, आप उसे क्या करते हैं, एक डिफरेंट फाइल में सेंड कर देते हैं और फिर वो फाइल आप वो फाइल सिंपली क्या करते हो, जब वो प्रोसेस हो जाती है वापस वो मेन फाइल में आ जाती है और फिर आप उसे यूज कर लेते हैं। तो कॉल बैक क्या करता है, जब आपकी फाइल वापस आ गई तो फिर वो उसे प्रिंट कर देता है। तो कॉल बैक में सिंपली क्या होता है, जब आपकी फाइल प्रोसेस होकर वापस आ जाती है, जो फाइल आपकी प्रोसेस होके वापस आपके मेन फंक्शन में आ जाती है या मेन फाइल में आ जाती है, तो वो कॉल बैक फंक्शन उसे स्टोर करता है और फिर प्रिंट कर देता है। प्रोमिसेस का भी सेम काम होता है, लेकिन प्रोमिसेस क्या करती है, आपका कोड, अब आप कॉल बैक फंक्शन में क्या होता है, जब आप कॉल बैक फंक्शंस को मतलब यूज करते हैं ना, उन फंक्शंस को कॉल करते हैं, तो एक साथ जब आप बहुत सारे कॉल बैक फंक्शन यूज कर लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, उसकी रीडेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उस रीडेबिलिटी को आसान करने के लिए वी यूज प्रोमिसेस। प्रोमिसेस क्या होती है, क्लास होती है जिसके अंदर हम रिटर्न टाइप लिख के न्यू प्रोमिस का फंक्शन बनाते, क्लास बनाते हैं और उसके अंदर भी सिंपल आप कॉल बैक फंक्शन ही यूज कर रहे होते हो। प्रोमिसेस में कॉल बैक फंक्शंस की जगह रिजॉल्व और रिजेक्ट का फंक्शन यूज होता है, ये इसका सिंपल सिंटेक्स होता है। एंड द लास्ट इज async await। async await बेसिकली भाई क्या होता है कि async await का भी काम सेम टू सेम है कॉल बैक और प्रॉमिस की तरह। async await क्या करता है, जब तक आपका प्रोसेस चल रहा होता है और जब तक वो वापस आता है, वो उसका वेट करता रहता है वापस आने तक। जैसे ही वो वापस आता है वैसे ही वो उसको प्रिंट कर देता है। काम तीनों का सेम है, बस आसान से आसान। कॉल बैक को आसान करने के लिए प्रोमिसेस आया, प्रोमिसेस को आसान करने के लिए हमारे पास एसिंक अवेट आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा है एसिंक अवेट और एसिंक्रोनस। इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई है क्योंकि डिटेल टॉपिक है, मैं इसको यहाँ पे बहुत सिंपल करके मैंने बता दिया, बहुत आसान आसान बात बता दी क्या होती है, लेकिन से पूरा टॉपिक है। इसका मैं पूरा क्विज भी इस प्रिपरेशन पेपर में जरूर भेजूंगी क्योंकि एसिंक अवेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ऐसा करूंगी मैं 25 एमसीक्यूज कम से कम इसके भेज दूंगी, जिससे क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी एसिंक प्रोग्रामिंग की, ठीक है। अच्छा भाई, इसका सिंपल से कोड लिखा हुआ है, एमसीक्यू लिखा हुआ है, विच टाइपस्क्रिप्ट फीचर अलाउ यू टू वर्क विद एसिंक कोड इन मोर रीडेबल मैनेजेबल वे। तो इसमें सबसे ज्यादा रीडेबल और मैनेजेबल कौन सा होते हैं, एसिंक अवेट। कॉल बैक में भी थोड़ी सी रीडेबिलिटी मुश्किल होती है और प्रोमिसेस में भी, लेकिन एसिंक अवेट में रीडेबिलिटी बहुत आसान होती है। What does the async await keyword indicates when used before a function? ठीक है भाई, async await जो कीवर्ड है हमें क्यों यूज होता है, ये बताने के लिए कि ये फंक्शन क्या है भाई, एसिंक्रोनस है और रिटर्न क्या करेगा, प्रोमिसेस को रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब एसिंक अवेट जो होते हैं ना, प्रोमिसेस पे चलते हैं। सिंपल सा इसमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है कि भाई वो लिख लो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का, तो वो
सिंपल सा मैं यहाँ पे उसका कोड दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी लिखना काफी लंबी हो गई है क्लास, तो मैं इसका सिंपल कोड दिखा देती हूँ, उसको समझा देती हूँ ताकि जल्दी से कवर अप हो जाए। क्या करती हूँ मैं, इसका कोड इससे निकाल लेती हूँ ताकि आप लोग को मैं जल्दी से दिखा दूँ। सिंपल सा मुझे बस कोड दिखाना है, वो कोड में मतलब मेन लॉजिक दिखा देती हूँ, वही काम क्या हुआ है, मतलब काम वही होते हैं, आप इसमें क्या यूज करने वाले हैं उसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये मैंने कोड लिख, दिस इज बेसिकली द कोड। सिंपली क्या हुआ भाई, यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया फैच डेटा का, जिसने प्रोमिसेस की एक क्लास बना ली, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, और उसमें हमने एक सेट टाइम आउट बना दिया कि भाई मतलब हमने इसमें टाइम बता दिया कि कितना रखने वाले हैं हम टाइम, और बोला कि अगर फैच डेटा हो जाए सक्सेसफुली तो क्या करना, डेटा फैच सक्सेसफुली प्रिंट कर देना, और अगर ना हो रिजॉल्व का फंक्शन, रिजेक्ट का फंक्शन चला देना, और फेल टू फैच डेटा प्रिंट कर देना, और इसमें जो टाइम लगे वो बता देना 2 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। फिर हमने भाई ये सिंक अवेट का फंक्शन बनाया और उसमें हमने कॉल कर दिया। अच्छा, ट्राई जो होता है वो क्या काम करता है, रिजॉल्व का फंक्शन चलाता है, और कैच जो है रिजेक्ट का फंक्शन चलाता है। और अवेट क्या काम करता है, अवेट आपके प्रोसेसर को वेट करता है कि जब आपका फंक्शन प्रोसेस हो जाए फिर वो उसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली द कोड दैट आई हैव रिटन फॉर द फंक्शन। भाई यहाँ पे सिंपल, बहुत सिंपल है, खुद ट्राई करो, बहुत आसान है। ठीक है भाई, ये था async await to the topics that we have to work on it, or just completed